जय जगन्नाथ सभी को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो आप लोगों का हिंदी टीचर का जो सिलेबस है, ये पहले वीडियो में हमने बात किया था कि गद्य साहित्य का आपको क्या क्या कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा तवज्जो दे के पढ़ना है। उम्मीद है आप सब लोग पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। पढ़ते रहिए, अपने आप हो जाएगा। ये कोई इतना भी डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है आप लोगों का, ये आप लोग दिमाग में रखिए। कोई अगर देख के डर जा रहा है, हाँ इतना 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 दिया हुआ है, अगर आप लोग ये सिलेबस देख के डरेंगे, ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे पीजी कंप्लीट नहीं किए होंगे या फिर कर भी लिए होंगे। तो जिन्होंने कर लिया होगा उन्होंने नेट का सिलेबस देखा होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर, हिंदी साहित्य के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो कृपा करके आप लोग वो जाके देखिए, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ सिलेबस क्या होता है। तो वो भी नहीं है सिलेबस, वो भी छोटा सिलेबस है, पीएचडी के हिसाब से वो छोटा सिलेबस है। फिर भी आप लोगों के क्या बोलते हैं, आप लोगों के अभी जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके हिसाब से ये ठीक ठाक सिलेबस है। इतना भी मतलब क्या बोलते हैं, इतना भी आ, सर में दर्द करने वाला सिलेबस नहीं है, अगर आप ग्रेजुअली पार्ट बाय पार्ट पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पद्य विभाग में आप लोगों का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिससे ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, जिससे सीधा क्वेश्चन आएगा लेकिन ट्रिक से आएगा, मतलब आप लोगों को देख के पता नहीं चलेगा कि हाँ ये आया कहाँ से है, वो है कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। तुलसीदास में भी फिर से आप बोल सकते हैं कि हाँ तुलसीदास जी का थोड़ा अलग आप लोगों का सेक्शन है, क्योंकि वो रामायण के ऊपर ज़्यादातर आधारित है। लेकिन इन दोनों जी का, ये जो सूरदास जी का और कबीरदास जी का, यहाँ पे लगभग उन लोगों का वर्णन एक जैसा ही है। मतलब अगर बारीकी में जाएंगे तो बहुत ही अलग है, लेकिन मैं अभी जैसे ऐसे ही पढ़ने के लिए हिसाब से बोल रहा हूँ, लगभग समान जैसा वर्णन है। काफ़ी शब्द आप लोग ऐसे पाएंगे जैसे कि वहाँ पे काफ़ी शब्द आप, हाँ काफ़ी शब्द आप ऐसे पाएंगे कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कबीरदास जी के रचना में भी है, सूरदास जी के रचना में भी है। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों को सुझाव ये रहेगा कि इन जो दोहों का नाम यहाँ पे जो दोहों का नाम लिखा गया है वही सब एग्ज़ाम में आएंगे, उनके अलावा और मुझे नहीं लगता आएगा बोल के। तो इन लोगों को आपको यहाँ पे एक नोटबुक में, या फिर अगर आपके पास पीडीएफ है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा धीरे धीरे। तो मेरे समय के चलते मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का देरी होगा, उसके बाद उसके पहले मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंच रहा है या फिर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो ये जो इन लोगों का जो दोहे हैं, ये बुदबुदा माटी कहे कुम्हार से, जल में कुंभ कस्तूरी कुंड बसे, माली आपन कल करे सो आज कर, ये जो भी है इन लोगों को आपको लिखना है। मैं ये थोड़ा आपको और सुनाई दे रहा होगा, लेकिन एक जगह पे कॉपी करके लिखना है, क्योंकि अभी तक ऐसा पीडीएफ कहीं पे अवेलेबल नहीं है जहाँ पे ये सभी एक साथ मतलब है। अगर कोई आप कोर्स में पहले से ज्वाइन किए होंगे तो उन लोगों का बात अलग है। मैं ऐसे नॉर्मली पब्लिकली कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है इन लोगों का एक साथ मिला के, जो दिया हुआ है दोहों का नाम।
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोशिश करूँगा कि ये सब आपको एक साथ बना के दे दूँ। तो सभी कबीरदास जी का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, फिर भी केवट प्रसंग, भरत महिमा, ये सब एक ही, क्योंकि ये एक एक सेक्शन है उनके जो ग्रंथ के, तो फिर भी ये मिल जाएगा। लेकिन इनका ये जो दोहों का और दोहों का मीनिंग के साथ जो है, ये आपको एक साथ नहीं मिलेगा। तो मैं ट्राई करूँगा। तो इनको फिर से भी आपको अच्छे से पढ़ना है, खास करके इनमें जो वर्ड्स आते हैं, जैसे दो, खड़े, या फिर बुदबुदा किसके लिए कहा गया है, कस्तूरी किसके लिए कहा गया है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये किसके लिए खाया मतलब कहा गया है, मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, ये किसके लिए कहा गया है, यहाँ पे दाऊ कौन है, ये आपको याद रखना है बारीकी में कि ये शब्द जो है, क्योंकि ये पहले का शब्द है, पहले जो जैसे जहाँ पे लिखा गया जाता था उनके शब्द हैं। तो इनको आपको अच्छे से देखना है कि ये शब्द किनके लिए व्यवहार हो रहा है। अगर ये आपको याद रह गया कि इन दोहे में ये शब्द इनके लिए व्यवहार होता है, या हो रहा है, या हो रहा था, या फिर उन्होंने ये सोच के लिखा होगा, तो उसके बाद आपको इन दोहों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर इतना ही मतलब उनके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आसानी से आप सभी शब्दों को अच्छे से देखिए, बार बार पढ़िए, ये हो जाएगा। इतना भी मतलब कष्ट वाला नहीं है ये, जितने भी दोहे दिया हुआ है मैं आपको पढ़ाऊँगा, बने रहिए चैनल के साथ। उसके बाद आगे चलते हैं। भ्रमर गीत भी वैसे ही, उधो मन जहीं 10-20, निर्गुण कौन देशों को, देश को, अधा मही ब्रज बिसरत नहीं, ये सभी जो है ये सब आपको अच्छे से देखना है। जैसे देश को ये किसके लिए यूज़ किया गया है, मानो की ये किसके लिए यूज़ किया है, जहीं 10-20 ये किसके लिए यूज़ किया गया, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा। केवट प्रसंग, भरत महिमा। केवट प्रसंग जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तब नदी पार करने के लिए वो केवट से बातचीत करते हैं, और केवट जो था उनके भक्ति में लीन था। तो वो कुछ अपने भक्त होने के हिसाब से कुछ प्रश्न पूछते हैं। भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न होके, जो राम भगवान श्री राम है, उनके भक्ति से प्रसन्न होके उनको कुछ सुझाव देते हैं, समझाते हैं, फिर केवट मानते हैं। ये केवट प्रसंग है। भरत महिमा, भरत जो श्री राम जी के भ्राता हैं, वो कैसे मनाते हैं भगवान श्री राम को, जी आप मत जाइए, आप जाने से अयोध्या श्रीहीन हो जाएगा, ये सब चीज़ें, ये इन दोनों को आपको याद रखना, इतना दिक्कत नहीं होगा जिन दोनों को जितना आपको ये होगा ऊपर के 3 सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। बिहारी जी का 1, 2, 3, 4, इन सभी को आप लोग अगर आपसे हो पाता है तो एक जगह में देखो, यशोधरा, कुरुक्षेत्र, पथ की पहचान, जोगनू, झांसी की रानी, ये सब एक ही कविता है। PDF डाउनलोड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन इन सब का आपको एक ही साथ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये और ऊपर में जो भ्रमर गीत का हो गया, फिर हमारा सूरदास जी का हो गया, कबीरदास जी का, इनके दोहों को एक साथ लिख लीजिए कहीं पे। तो कहीं अगर आपको ना मिले, गुम हो गया, तो ये आपको हेल्प करेगा कि हाँ ये था बोल के। उसके बाद आगे चलते हैं। यशोधरा थोड़ा बड़ा काव्य है, आपको टोटली पढ़ना होगा। उनके पहले उनके मनोदशा क्या था, उनके बाद उनका मनोदशा क्या है, उनका थोड़ा प्रीवियस स्टोरी भी आपको पढ़ना होगा। मैं आपको बारीकी से पढ़वा दूंगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र प्रथम 3 सर्ग, शायद 7 या 8 सर्ग होंगे, उनमें से आपको कुरुक्षेत्र प्रथम 3 सर्ग, आपको 3 वर्ष 3 सर्ग जो भी होता है आपको देखना है। उसके बाद आपको नहीं देखना है। पथ की पहचान, जुगनू, ये सब छोटे छोटे कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी जी का झांसी की रानी, ये भी छोटी कविता है। थोड़ा अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बड़ा आपको लग सकता है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए, हमारे लिए यशोधरा के मुकाबले खास करके छोटी कविता है। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतवर्ष हिमाद्रि तुंग,
ये सब को आपको इनके मैं बोल रहा हूँ, इन सभी के भारतवर्ष हिमाद्रितों और ऊपर हो गया आप लोगों का पद की पहचान जुगनू को झांसी की रानी, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ कठिन शब्दों को याद रखना है। कठिन शब्द को याद रख लिया, उसके बाद आपका 60 to 70% आपका काम ख़त्म हो गया। अगर आप नहीं जान पाए कि ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, व्यवहार किया गया था, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कठिन शब्दों को अच्छे से देखिए, याद रखिए कि ये किसके लिए यूज़ हुआ था, व्यवहार हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। हिमाद्रितुंग, ये सब छोटे छोटे कविता है। ताज भी छोटा कविता है, प्रथम रश्मि भी छोटा कविता है, संध्या सुंदरी, तोड़ती पत्री सब छोटे छोटे कविता है। अकाल में धूप छोटी कविता है, बहुत दिनों के बाद भी छोटी कविता है। ये सभी छोटे छोटे कविता है मेरे हिसाब से। कुछ तो बहुत ही छोटे हैं, 8-10 लाइनों में ख़त्म हो जाते हैं। तो इन सभी के लिए मैं डेडिकेटेड क्लासेस लाऊंगा, एक एक क्लासेस लाऊंगा। उनके जब भी क्लासेस में लाऊंगा इनका जो समीक्षा के लिए या फिर पाठ्यक्रम को समझाने के लिए, पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए, उसके बाद ही उसके ऊपर क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा, प्रोबेबल क्वेश्चन का। तो बने रहिए। उसके बाद हम अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। व्याकरण सेक्शन। व्याकरण सेक्शन में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सीधा ये बुक फॉलो कीजिए, कोई अगर बुक फॉलो कर रहा है अरिहंत का या फिर लुसेंट का तो ठीक है। अगर आपको वो बुक्स नहीं मिल रहे हैं, सीधा मैं बोल रहा हूँ 9th CHSC, जो हम ओडिया मीडियम के जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, ये उनके बोर्ड है। CHSC का 9th एंड 10th क्लासेस का ओडिया मीडियम का हिंदी ग्रामर बुक उठाइए, सीधा सीधा पढ़ लीजिए। इनमें आपको याद रखने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोगों ने हिंदी लिया है तो 10th क्लास में, +2 में, जो ग्रेजुएशन में आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा। तो कई बार ये सब बेसिक्स है आपके लिए। हिंदी ओडिया ध्वनियाँ, ये आपका 10th क्लास के ग्रामर चैप्टर में पहले, जो ग्रामर बुक में पहला चैप्टर है। शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, 7th क्लास या 6th क्लास से आप पढ़ते चले आए होंगे। उपसर्ग प्रत्यय नॉर्मल शब्द पूछेंगे, इसके ऊपर उपसर्ग प्रत्यय को आपको पहचानने के लिए मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से ट्रिक्स बता दूंगा। आगे चलते हैं। संधि समास, इनको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। इनके ऊपर भी सब सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक क्लास आएगा, डाउट क्लियरिंग क्लास होगा, सभी होगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद विलोम शब्द, पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनको आपको सिर्फ पढ़ना है। अगर आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द याद नहीं आ रहा है तो बार बार पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, शाम को रात को सोने से पहले पढ़िए। मार्क कर दीजिए बुक में, बुक खरीद कर लाइए, मार्क कर दीजिए बुक में कि हाँ इसका ये पर्यायवाची शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। रात को सोने से पहले पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, फिर रात को सोने से पहले पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए। 7 दिन पढ़ेंगे, 8वें दिन याद आ जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। हाँ, ये नहीं कि फ़ोन चलाते चलाते देख लिया, ये इससे नहीं होगा। अच्छे से पढ़ना होगा आपको। शब्दों की सही वर्तनी उच्चारण, ये आपको जितने आप शब्द पढ़ेंगे, ये एक ऐसा सेक्शन है वर्तनी और उच्चारण, जितना आप शब्द पढ़ेंगे उतना आपको आइडिया होगा। इसका भी मेरे पास दूसरा ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक्स है, मैं आपको क्लास में बताऊंगा। उसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन, या आप 8 क्लास से अगर फॉर्मेलिटी की हिसाब से बोलूँ मैं, 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा, लिंग और वचन। संज्ञा, लिंग, वचन, ये तीनों हैं। वचन एक वचन बहुवचन, लिंग हो गया आपका पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद क्लीबलिंग भी आता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में दिया गया है, कहीं कहीं बुक में नहीं दिया गया है। फिर भी आप लोग उसमें मत फंसिए, पुरुष और स्त्री लिंग के ऊपर ही आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद कारक, विभक्ति और विशेषण के मुख्य प्रकार। कारक, विभक्ति एक ही सेक्टर के, आप बोल सकते हैं कि एक सिक्के के एक पहलू है। कारक याद रखेंगे, विभक्ति अपने आप याद हो जाएगा। विशेषण, विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण के मुख्य प्रकार हो गया। क्रिया, भेद, ये थोड़ा आपको वाक्य में प्रयोग करके जब बोला जाएगा या फिर एक शब्द से दूसरे क्रिया वाले शब्द को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। काल, 3 कालों के मुख्य भेद, ये सब आपको पढ़ना है। ये सभी अब अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं मेरे पढ़ाने से पूर्व, तो आप प्लीज़ 9th और 10th क्लास के CHSC
हिंदी ग्रामर बुक को फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट है। कोई भी लूसेंट, कोई भी अरिहंत उसके सामने फीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जितना कॉन्टेक्स्ट दिया गया है वो शायद ही कहीं पे इतना बेसिक लेवल से पूरा शुद्ध वर्ड से होके पूरा शुद्ध अगर अच्छे से समझ पाएंगे उसके हिसाब से दिया गया है। तो पहले आप उसको ख़त्म करिए, उसके बाद आप फर्दर अरिहंत में जाइए या फिर लूसेंट में जाइए और या फिर कोई और व्याकरण पुस्तक में जाइए। फिर उसके बाद वाक्य मुख्यभेद परिवर्तन, वाक्य के प्रकार और वाक्य में परिवर्तन, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, यौगिक वाक्य, उनमें आपस में परिवर्तन कैसे करते हैं। इस वाक्यों को जैसे कि आप उदाहरण में ले लीजिए, सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना, मिश्र वाक्यों को यौगिक वाक्य में परिवर्तन करना, ये सब आपको आएगा। उसके बाद मुहावरे कहावत, ये फिर से वही सेक्शन है, जितना आप ये पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। समझ गए। कोई ऐसा मुहावरे कहावतें ऐसे आ जाएगा वो आप डेली बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जैसा चारों ऑप्शन दिया होगा, आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि हाँ ये होगा तो चारों तो सेम लग रहे हैं, ये दिक्कत आता है एग्जाम में। हो गया। उसके बाद गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि और व्याकरण पाठ विधि, जो भी आप लोगों ने पाठ्य योजना में पढ़ाया हुआ है वहाँ पे ये सभी आएगा। मैं आपको बुक में PDF डाल के एकदम से आपको दिखा के पढ़ाऊँगा। इसके लिए आप मतलब क्या बोलते हैं, चिंता ज़्यादा ना करिए तो अच्छा होगा। जो आपके हाथ में है वो सब अभी पढ़ के ख़त्म कीजिए पहले, खास करके गद्य भाग। फिर भी आप लोगों का अगर किसी को अगर काव्य अच्छा लगता है तो ये आप इससे भी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नाटक, उपन्यास और जो निबंध उनको आपको पहले पढ़ के ख़त्म करना होगा। उसके बाद ओडिया अनुवाद, अगेन 10th क्लास बुक में दिया गया है। अपठित गद्यांश पैसेज आएगा, उनमें से आपको ढूंढ के आंसर देना होगा, ये सबसे आसान है। व्याकरण पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, गद्य पाठ विधि मैंने आपको बता दिया है। व्याकरण पाठ विधि में आप लोगों का आगमन, निगमन, प्रणाली सबसे ज़्यादा आता है। इनमें से 2 मार्क्स 2 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आपका आता ही आता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों के पास पहले से नोट्स है या फिर किताब है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक ही सेक्शन को याद रख के दूसरे सेक्शन को उसका ऑपोजिट करना होगा, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो ये था आप लोगों का 2 वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी। और एक बात, यहाँ पे जो 10 अंक 20 अंक लिखा गया है, इनको देख के घबराइए मत। ये OSSTT का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का ये अंक दिया गया है। तो LTR का जैसे हुआ था 150 मार्क का, तो उस सेक्शन में उस हिसाब से उतने नंबर के हिसाब से जितना क्वेश्चन होगा उतने नंबर के हिसाब से ये मार्क डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा क्वेश्चन सब। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप तैयार होकर नहीं बैठेंगे, दूसरे आके आपके मौके को उड़ा के ले जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, प्रिपेयर रहिए। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आए, ये आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने सब पढ़ा हुआ है। समझ रहे ना। एग्ज़ाम जाने से पहले कुछ लोग डरते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है, ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है। तो आपको दूसरा वाला होना है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शायद इसके बाद वाले क्लास में मैं KVS NVS का सिलेबस अपलोड करूँ। अगर मुझे वो नहीं मतलब लगेगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं बाद में आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास से ही आप लोगों का कहानी सेक्शन, पहले आप लोगों का कहानी सेक्शन से मैंने शुरुआत करने की सोची है। प्रेमचंद जी का कफन और पूस की रात, ये दोनों अच्छे छोटे छोटे कहानी है, आसानी से याद रह जाएगा। आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा कि हाँ, मैं क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं दे पा रहे तो जाके उस सेक्शन में खुद को इम्प्रूव कीजिए।